ये वर्ड है ना रीजनिंग, रीजनिंग को हमको थोड़ा बहुत मजबूती से करना होगा। पिनल कोड का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ऐसा काम करोगे जिससे समाज को कोई क्षति होगी या सामने वाले व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको उसके लिए दंड दिया जा सकता है। कभी भी आपका मेहनत करने का ना मन करे ना तो अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ देख लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चे हमसे ये कह रहे हैं, शिवम भाई यूपीएसआई की वीडियो बनाइए और उस वीडियो में ये बताइए कि हम कौन कौन सी बुक फॉलो करें, कैसे पढ़ाई करें, और जो पिछली साल का जो पेपर है क्या वो पढ़ना चाहिए या नहीं, और क्या हिंदी मीडियम के बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं या नहीं, इंग्लिश मीडियम के भी कर सकते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों से चल रहा था, इसलिए ही हम आज दोबारा से फिर से यूपीएसआई का वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। आशा और उम्मीद करते हैं आपको इससे भी थोड़ी मदद मिल पाएगी। इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आज हमारे साथ फिर से एक भाई मौजूद हैं और इनसे हम ये जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, और दिल्ली के मुखर्जी नगर में अभी आप लॉकडाउन में भी तैयारी किस तरीके से यूपीएसआई की कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है। मैं मथुरा यूपी से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मेरे को लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से मैं कंटिन्यूसली धीरे धीरे यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी चीज़ की तैयारी होती है उसको हम एक साथ नहीं कर सकते, तो हमको धीरे धीरे अपनी चीज़ों को मजबूत करना चाहिए और मजबूत करते हुए फिर पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यूपीएसआई के बारे में। जैसा कि भाई साहब ने पूछा यूपीएसआई के बारे में, तो कोई भी बच्चा 5 से 6 महीने अपना ईमानदारी से एफर्ट करके पेपर को क्रैक कर सकता है, एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। अब इसके लिए बात होती है कि पढ़ें क्या हम। सबसे बड़ी जो बात होती है वो यही है कि पढ़ें क्या हम। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपीएसआई का सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को अगर हमको करना है तो उसके बारे में सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। अगर हमको यही नहीं पता होगा कि करना क्या है तो हम सामने वाले से किस तरीके से लड़ाई करेंगे या किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो मेन बात है कि यूपीएसआई का सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, सिलेबस की बात कर लें हम सबसे पहले। तो जो यूपीएसआई का सिलेबस है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है आपका हिंदी रहेगा आपका। सेकंड जो सेक्शन होगा वो आपका जीएस का होगा। जीएस का जो सेक्शन है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो जो पहला पार्ट्स है वो आपका बेसिक मूल विधि पॉलिटी से रिलेटेड है, और सेकंड पार्ट होगा वो आपका करंट अफेयर्स या थोड़ा स्टैटिक जीएस वगैरह से होगा, रीजनिंग वगैरह। हाँ, जो थर्ड पार्ट होगा वो आपका रीजनिंग होगा। अब देखिए, रीजनिंग, ये वर्ड है ना रीजनिंग को हमको थोड़ा बहुत मजबूती से करना होगा, क्योंकि बाकी हम एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो उसका रीजनिंग और जो यूपीएसआई वाला एग्ज़ाम होता है उसका रीजनिंग वो लेवल थोड़ा हट के है। तो रीजनिंग पर हमको स्पेशल तरीके से काम करना होगा। और जो हमारा 4th सेक्शन है वो है मैथ्स। तो मैथ्स तो देखिए बेसिक ही होता है आपका। बेसिक कहने का मतलब क्या है, अर्थमेटिक ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्थमेटिक में क्या क्या होता है, जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, मेंसुरेशन होता है। मेंसुरेशन में शायद 2D या 3D दोनों ही पूछता है। तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम करके बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में जाएं तो कोई भी बच्चा अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। और क्रैक ही नहीं कर सकता, अगर ईमानदारी से मेहनत करके गया है तो अच्छा रैंक भी पा सकता है वो एग्ज़ाम के अंदर। तो ये बात है। वैसे अभी इस टाइम आप मुखर्जी नगर में हैं, अभी हम यहाँ देख रहे हैं इस पीजी में केवल आप ही अकेले बचे हो, बाकी सब बच्चे जा चुके हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं तैयारी करूँ और अभी अपने घर ना जाऊँ अभी भी? ये भी ठीक बात है आपकी, लेकिन होता क्या है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि घर पे जा कर के पढ़ाई नहीं हो सकती। देखिए, पढ़ने वाले के लिए ऐसा नहीं है कि यहीं बैठ कर के पढ़ाई होगी या घर पर जा कर के ही पढ़ाई होगी। अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। अपने रूम में बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने रूम में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, या लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं तो वहाँ पर जा कर के भी पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर कहीं भी पढ़ने के लिए माहौल चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, माहौल की। एक माहौल क्रिएट होता है कि जैसा हमारे आसपास की चीज़ें होती है ना, हम उन्हीं चीज़ों को देख करके थोड़ा प्रेरित होते हैं या इंस्पायर्ड होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि मैं गांव जाऊंगा। तो देखिए, गांव में सब चीज़ें होती हैं, हर तरीके की दोस्ती यारी हैं। वहाँ से हमारा रूट्स है हमारा गांव का, तो वहाँ से हम जुड़े हुए हैं एक तरीके से।
तो मेरे को लगा कि मैं यहीं पर रुक करके 3 to 4 मंथ्स एक्स्ट्रा दे करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मजबूती के साथ अपनी तैयारी को कर सकता हूँ। तो यही सोच करके मैं घर नहीं गया। बाकी मैं घर वालों को भी थैंकफुल बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा करने के लिए मेरे को मोटिवेट किया। बाकी देखिए, पेरेंट्स को तो चिंता होती है कि बेटा घर आ जाओ या बिटिया घर आ जाओ, हर कोई बोलता ही है। लेकिन मेरे घर वालों ने बोला मेरे से, तो फिर बाद में जब मैंने उनको समझाया कि मम्मी या पापा एग्ज़ाम आने वाला है, तो फिर उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि ठीक है बेटा आप रहिए, लेकिन मास्क वगैरह लगा करके, कोरोना का टाइम है आप समझ ही रहे हैं। तो मैं अपने दोस्तों से भी कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम चल रहा है ना, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। तो इस क्रूशियल टाइम को अपने ऊपर हावी ना होने दें इस टाइम को, बल्कि मजबूती के साथ खड़े रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर बहुत ही स्मूथली ढंग से करें। और ख़ुद को कोई बहाना नहीं चाहिए कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, ये है या वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल देखिए, आप देख ही रहे होंगे कि ऑनलाइन सिस्टम चल चुका है, तो सारा का सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हम ये बहाना कर दें कि बुक्स नहीं मिला हमको, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे यूट्यूब खोल के देखिए आप, यूट्यूब पर सारा का सारा जो है मटेरियल या कंटेंट्स है, वो सारा का सारा आपके लिए प्रोवाइड कराया गया है। तो आप अगर ईमानदारी से सिंसियर स्टूडेंट हो और सच में ही तैयारी करना चाहते हो, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो अपना। अगर पढ़ाई की बात की जाए आपकी, तो आपने जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से कंप्लीट की है, और 10वीं 12वीं आपने कहाँ से की थी, उसमें आपका कितना स्कोर रहा था? देखिए, जो मेरी बेसिक एजुकेशन रही थी वो गांव का ही माहौल था। हम तो गांव में ही पढ़े लिखे हैं, तो गांव का ही जो स्कूल था SKV इंटर कॉलेज, श्री कृष्ण वनस्थली इंटर कॉलेज, मानागढ़ी, मथुरा, लोकल ही था हमारा। तो वहाँ से हमारी 12th हुई थी, और 12th में 2012 में हमारी 12th हुई थी। तो वहाँ पर जो हमारा 70% के अराउंड परसेंटेज था। उसके बाद 11th-12th के लिए मैं नाना जी के घर पर आ गया। तो वहाँ से मैंने RVIC राष्ट्रीय विद्यालय इंटर कॉलेज खैर अलीगढ़ से मैंने अपना 12th किया, और वहाँ से मेरा 87% था। 87% के साथ मैंने 12th किया। उसके बाद घर वालों ने मेरे को थोड़ा मोटिवेट किया, मैं घर वालों की ओर से मोटिवेट हुआ, तो मैंने DU में आकर के एडमिशन लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर SSN कॉलेज में आकर के एडमिशन लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ से अपना वो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से अपना BSc कंप्लीट किया 2018 में। अभी आपने बताया कि इसमें जो है 4 पार्ट हैं, एक तो आपने रीजनिंग का बताया, मूल विधि का बताया, और भी बताया, जो चौथा पार्ट था वो कौन सा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया आपका हिंदी, उसके बाद आपका रीजनिंग, थर्ड हो गया आपका मैथ्स, और फोर्थ हो गया आपका इसमें GS। तो 4 पार्ट हो गए इसमें। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे विदाउट कोचिंग के कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, या फिर आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया है? क्योंकि अभी ऑफलाइन तो सभी बंद हैं। नहीं, देखिए सर, मैंने ऑनलाइन क्लास भी नहीं लिया, और ना ही मैंने ऑफलाइन कोचिंग लिया। इसके लिए मेरी पहले से ही स्टडी थी। मैं धीरे धीरे करके, मतलब इस तरीके से नहीं है कि कोचिंग लिया और एक साथ ही चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब भले ही मैं कछुए की चाल से चल रहा हूँ, लेकिन स्मूथली, बहुत ही मजबूती के साथ चल रहा हूँ। तो मैंने जो भी किया है अपना सेल्फ स्टडी किया है। अब देखिए, सेल्फ स्टडी के लिए बात क्या होती है कि कंटेंट, हमारे पास कंटेंट क्या क्या है। सबसे बड़ी बात यही है कि क्या पढ़ें हम। बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है बुक्स को देख करके कि पढ़ें तो क्या पढ़ें। सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चे की समझ में यही नहीं आ रहा है कि पढ़ें तो क्या पढ़ें। तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो वो बच्चा अपने टीचर से ले सकता है, या जो भी हैं अपने सीनियर हैं उनसे वो गाइडेंस ले सकता है। तो यही बात है जो मैंने अभी तक किया, सेल्फ स्टडी ही की है। तो उसके लिए जैसे GS की बात करें तो GS में जैसा कि अभी हम बात कर चुके थे कि जो 16 क्वेश्चन होता है वो आपका GS से रिलेटेड होता है, और जो 24 क्वेश्चन आता है इस एग्ज़ाम के अंदर वो आपका पॉलिटी से रिलेटेड होता है, या IPC वगैरह बेसिक लॉ से रिलेटेड होता है। तो जैसे बेसिक लॉ की ही बात करें तो बच्चा इसमें कन्फ्यूज रहता है कि बेसिक लॉ पढ़ें तो पढ़ें कहाँ से। यूट्यूब खोलने बैठता है तो कोई कुछ बोल रहा है टीचर, कहीं किसी कोचिंग में कुछ बताया जा रहा है, तो बच्चा कन्फ्यूज है। बच्चा ये समझ ही नहीं पा रहा है करें तो क्या करें। तो उसके लिए मैंने एक ये इंडियन पीनल कोड लिया हुआ है, द इंडियन पीनल कोड, और इसमें जो ज़रूरी हैं उन चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि अब देखिए UPSI का पेपर है, वो हमको इतना तो नहीं चाहते हमसे कि हम सारा का सारा IPC रट के आएँ। तो वो हमसे बेसिक नॉलेज चाहते हैं कि हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं।
तो बेसिक चीज़ों को करके जाओ आप। जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि जर्नल, इसमें है चैप्टर 4 इंडियन पिनल कोड के अंदर। तो ये क्या होते हैं आपके जर्नल एक्सेप्शंस। अब ये जर्नल एक्सेप्शंस क्या होते हैं कि मतलब देखिए, पिनल कोड का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ऐसा काम करोगे जिससे समाज को कोई क्षति होगी या सामने वाले व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपको उसके लिए दंड दिया जा सकता है, आपको उसके लिए दंड दिया जा सकता है। तो यही है कि किन किन कंडीशंस में आप काम तो कर देते हो, कोई गुनाह तो कर देते हो, कोई अपराध तो कर देते हो, लेकिन आपको सज़ा नहीं दी जाती है। वही क्या होते हैं आपके जर्नल एक्सेप्शंस होते हैं। तो उन्हीं की बात की गई है इसमें 4th पार्ट में। एक होता है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा था मैं यूपीएसआई का, तो उसमें पूछा गया था कि जो पनिशमेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके के पनिशमेंट होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हमको बेसिक तो पता ही होना चाहिए किसी चीज़ के बारे में। तो सेकंड बात कर लेते हैं पॉलिटी के लिए। अब पॉलिटी में क्या होता है कि बच्चे की समझ में नहीं आता कहाँ से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। लेकिन जहाँ तक मैंने फील किया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स का अध्ययन किया है मैंने, उनको भी सॉल्व करके देखा है, तो मैंने जो फील किया है कि ये जो बुक है, इसको आप दिखाइएगा एक बार, ये है आपकी परीक्षा वाणी, और इसमें क्या है, बेसिक संविधान के बारे में और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो अगर कोई भी बच्चा इस बुक को पढ़ के जाता है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 10 बुक पढ़िए, 5 बुक पढ़िए, 3 बुक पढ़िए, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं अपना एक्सपीरियंस लेके चल रहा हूँ, जो मैंने फील किया है अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि भले ही आप 1 बुक पढ़िए, लेकिन उस बुक को इस तरीके से पढ़िए कि उसमें से कुछ भी आपके लिए लेफ्ट ना रह जाए। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन आपका लेफ्ट ना रह जाए उसमें से। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी जो परिश्रम है, आपने जो पढ़ाई की है, मुझे ऐसा लग रहा है इसकी वजह से देख करके, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आपने कहीं पहले टीचिंग वगैरह की है। सर देखिए, टीचिंग का तो ऐसा ही है कि घर से आए हैं, कोई हमारा फैमिली मतलब इतना बड़ा फैमिली नहीं है, इस तरीके से हम इतने अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग नहीं करते। एक नॉर्मल फैमिली जैसा हर किसी का होता है, एक एवरेज फैमिली होती है जो। तो बात क्या होती है कि बच्चा मुखर्जी नगर में आ तो जाता है, आने के बाद क्या होता है कि वहाँ से आ गया बच्चा, अपने बड़े बड़े सपनों को लेकर के चल दिया मुखर्जी नगर के लिए, लेकिन असली स्ट्रगल होता है वो यहाँ आकर के शुरू होता है बच्चे का। अब क्या होता है, देखिए कोई माँ बाप हैं, उनके 2-3 बच्चे हैं, तो उनका क्या है, एक बच्चे के लिए 7 to 8 थाउजेंड्स पर मंथ निकालना एक एवरेज माँ बाप के लिए, जहाँ तक मेरे को लगता है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम हमारे साथ हुई एक्चुअली। तो देखा हमने इन चीज़ों को फील किया, तो हमको लगा कि हम अपने जो मदर्स फादर्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बन के ना रहें, कि उनको ये ना लगे कि ये तो तैयारी कर रहा है लेकिन सारा प्रेशर हमारा घर वालों के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि देखिए पापा वही किसान, नॉर्मल एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मम्मी भी टीचर, नॉर्मल आंगनबाड़ी जो टीचर होती है वो टीचर हैं। तो हमारा कोई इतना फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है बढ़िया तरीके से, इस तरीके से कहते हैं। तो आकर के हमने फील किया कि क्यों ना घर वालों से इस प्रेशर को हटा दिया जाए। घर वालों से इस प्रेशर को हटा करके हम ऐसा कर सकते हैं कि खुद भी मेंटली फिट रह सकते हैं और थोड़ा सा ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके या बच्चों को कोचिंग वगैरह दे करके अपनी चीज़ों को हम फिट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हमने साइड बाई रखा हुआ है और बच्चों को पढ़ाते भी हैं और खुद का भी सेल्फ स्टडी स्मूथली चलता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगा, क्योंकि आज तक मैं हज़ारों बच्चों से मिल चुका हूँ, लेकिन जो बोलने का तरीका, जो वो नॉलेज, जिस तरीके से टॉपिक को बताना है, एक्सप्लेन करना है, वो चीज़ आपके अंदर दिख रही थी। मुझे लग रहा था कि आपने टीचिंग की है और वही चीज़ निकली। अब ये बताइए, आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी कितने घंटे तक करते हैं यहाँ पे? देखिए ऐसा है, मैं सुबह 5:30 उठता हूँ। 5:30 के बाद जो आधा घंटा होता है वो मेरा डेली का जो दिनचर्या होती है उसमें होता है थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह। उससे फ्री होने के बाद 6:30 तक या 6 o'clock अप्रोक्सीमेटली, इतना समझ लीजिए, मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता हूं अपना। लाइब्रेरी जाने के बाद 9 o'clock तक, अर्ली इन द मॉर्निंग में ही 9 o'clock तक मैं नाश्ता करने के लिए फिर से पीजी आता हूं और नाश्ता करने के बाद 9:30 तक फिर से अपना लाइब्रेरी चला जाता हूं, पास में ही लाइब्रेरी है। तो उसके बाद क्या होता है, 1 o'clock तक फिर मेरी स्टडी चलती है। 1 o'clock तक स्टडी करने के बाद फिर से 1:30 तक मैं अपना लंच वगैरह करके, थोड़ा रेस्ट वगैरह करके फिर से लाइब्रेरी चला जाता हूँ। लाइब्रेरी से आने के बाद फिर 9 o'clock या 10 o'clock के अराउंड लाइब्रेरी से आता हूँ वापस और अपना खाना खा करके आराम से सो जाता हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है और मैं इसी रूटीन को फॉलो करता हूँ डेली। यहाँ पे अगर बात की जाए, अभी आपकी उम्र कितनी है? 24।
और जो आपकी मेहनत है वो अपने आप ऊपर झलक रही है, दिखाई दे रही है। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से कामयाब हों। यहाँ पे ये कहा जाता है कि क्या आप बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के? देखिए, मैं तो प्योर हिंदी मीडियम वाला हूँ, इसको बोलते हैं प्योर हिंदी मीडियम वाला। कहीं कोई मतलब इंग्लिश मीडियम वाली चीज़ें नहीं रही, लेकिन हाँ मैंने इंग्लिश पर बहुत काम किया है, मेहनत की है बहुत अच्छे तरीके से। और मैं इंग्लिश पढ़ाता भी वहाँ कोचिंग्स में, इंग्लिश पढ़ा है मैंने, SSC वगैरह के लिए दिया है मैंने। तो इस तरीके से होती है चीज़ें। तो मैं ये कहता हूँ कि मीडियम आपका डिपेंड नहीं करता। अगर आप मेहनती हो, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो मीडियम आपका डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि आप मेहनत किस तरीके से करते हैं। क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों को देखा है कि वो मेहनत करके UPSC मेंस तक का लिख रहे हैं, अपना इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं होती कि ये तो एक लैंग्वेज का लेवल है, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज ही है, शो ही करना है आपका, जो एक्सप्रेशंस हैं, आपके जो मन के थॉट्स हैं उनको शो करना है आपका। तो ये आपका बेस नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो। बात ये बिलोंग करती है ये सबसे ज़्यादा कि आप मेहनत कितना करते हो। देखिए आप थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ इस बारे में 1 मिनट के लिए। आपने बहुत सारी कोचिंग्स का नाम सुना होगा, तो होता क्या, हॉल में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, इस तरीके से बच्चे बैठते हैं। तो क्या उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा है इतना है, नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि 2000 बच्चे बैठे हुए, उनमें से 5 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे 10 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो क्या कभी हमने बैठ करके गौर किया है इस बात पर कि उन 10 बच्चों का सिलेक्शन ही क्यों हुआ? कभी हम बैठ करके सोचते नहीं हैं इन चीज़ों को, कभी हमने सोचा नहीं है। अगर हम ये सोच सकें कि उन 10 बच्चों का सिलेक्शन क्या हुआ, अगर ये हमने सोच लिया तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और सफलता की उन ऊंचाइयों को ग्रहण कर सकते हैं या उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो यही रीज़न होता है कि पढ़ने तो सब आते हैं, लेकिन बात यह है कि पढ़ाई कौन करता है यहाँ पर आकर के। माँ बाप, सबके माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरा बेटा दिल्ली पढ़ रहा है, दिल्ली भेजा है मैंने उसको IAS बनने के लिए, या जो भी सपने लेके आया बच्चा उसके लिए। लेकिन बात यह आती है कि बच्चा किस तरीके से यहाँ पर डील कर रहा है। हर तरीके की कंडीशंस बनती हैं, बच्चा डिमोटिवेट भी होता है यहाँ पर। तो खुद को, ये एक जंग है, जंग का मैदान है यहाँ पर आकर के, तो हमको एक जंग लड़नी होती है एक तरीके से। तो अब हम लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर योद्धा हैं, और जो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं वो किताबें हैं हमारी, इन्हीं से हमको युद्ध लड़ना है। अगर इनसे हम अपने दुश्मन को पराजित कर सकते हैं, दुश्मन कहने का मतलब जो भी हमारा एग्जाम है या जो भी एग्जाम का क्षेत्र है उसको हम पराजित कर सकते हैं, तो सफलता जरूर ही हमारे कदम चूमेगी। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी इन्होंने बातें बताई है और ये तैयारी कर रहे हैं, इनकी मेहनत बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है। यहाँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, उसके लिए एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे कि UPSI के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो करें, कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, तो वो वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलिए। हालांकि यहाँ बुक रखी है लेकिन इसमें बताएंगे तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। और आपको जो आज हज़ारों बच्चे देख रहे होंगे कोने कोने के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके UPSI वालों का? फॉर्म फिल आपने कब किया था इसका? देखिए, पिछले मंथ ही फॉर्म निकले हुए थे, तो उसी टाइम मैंने फॉर्म को फिल किया हुआ था। तो दोस्तों देखिए, मैं कोई ऐसा तो हूँ नहीं, गाइड हूँ या इस तरीके से, मैं तो अपना आपका एक दोस्त होते हुए आपकी तरह मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा बच्चों कि मेहनत करो, और कभी भी आपका मेहनत करने का ना मन करे ना, तो अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ देख लेना। जो आपके मम्मी पापा हैं ना, जो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं, अपने सपनों के बारे में सोच लेना। और कभी भी दोस्तों हार मत मानना, कभी भी तैयारी करो, डटे रहो यार। 5-6 महीने की मेहनत होती है, 5 to 6 मंथ की मेहनत होती है, और ये 5 to 6 मंथ की मेहनत आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी, आपको ज़िंदगी के उन सोपानों पर लेके जाएगी जहाँ के आपने सपने देखे हैं, जहाँ पर आप जाना चाहते हो। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों से कि दोस्तों मेहनत करिए अच्छे से, जी जान लगा दीजिए। 5 से 6 महीने की बात है, मेहनत करके दिखा दीजिए ना, दिन रात एक कर दीजिए। कोई काम नहीं कराएगा आपसे, कोई आपके पास इतना ज़रूरी काम नहीं है जो आपकी पढ़ाई से ज़्यादा वैल्यू रखता हो आपके पास। तो मेहनत करिए और अच्छे से एग्जाम में बैठिए जा करके, और एग्जाम को क्लियर करिए। बिल्कुल दोस्तों, हमारी भी पूरी शुभकामनाएं हैं और आप ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो नेक्स्ट आने वाला है वो देखना बिल्कुल मत भूलिए। बुक लिस्ट के ऊपर, यानी कि कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ें, हालांकि इसमें हमने थोड़ी थोड़ी बता दी है, लेकिन उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।